देखो हम लोग कल भी पढ़े थे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, तो ज़्यादा हम लोग इसमें जान चुके हैं क्या होता है ना। एक वृद्धि नियम था, समता नियम था और फिर ह्रास नियम था। इन्हीं तीनों को मिला करके आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने, जैसे जॉन रॉबिन्सन हैं और उनके और भी जो साथी हैं, इन लोगों ने मिलकर के कहा कि जो ये तीन नियम पढ़ते हैं उन तीनों को हम मिला करके परिवर्तनशील अनुपातों के अंदर पढ़ सकते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में पढ़ सकते हैं। तो ये परिवर्तनशील अनुपात का नियम बनाया गया और उसमें जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम पढ़ते हैं तो हमें टीपी, एपी, एमपी पढ़ना पड़ेगा। इसको हम पहले जान लेते हैं। तो आपको ये चार्ट दिया गया है, इसमें आपको एपी और एमपी खुद निकालना भी है। अगर कोई एक चीज़ इसमें दी हुई है तो बाकी दो चीज़ें हम निकाल सकते हैं। यह हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, जब हम यूटिलिटी पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी पढ़ा चुके हैं। तो ये पहले परिवर्तनशील अनुपातों का नियम आपको पता है कि शॉर्ट टर्म पीरियड में पढ़ा जाता है, शॉर्ट टर्म के अंतर्गत पढ़ा जाता है, यानी इसमें कुछ साधन परिवर्तनशील रहते हैं और कुछ साधन स्थिर रहते हैं और स्टैंड रहते हैं, है ना। तो इसमें हमने ये देखा है कि ये परिवर्तनशील साधन है, चाहे हम उसको श्रम कह लें या कुछ भी। ज़्यादातर श्रम परिवर्तनशील होता है। हमने कल आपको डिटेल में बताया था कि लोग जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके लिए आसान होता है कि आज लेबर रखो कल निकालो, है ना। अगर आज उनको ऑर्डर ज़्यादा मिल गया है तो आज वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और उसके लिए उन्हें आज लेबर ज़्यादा चाहिए तो वो लेबर को बढ़ा लेंगे। लेकिन कल हो सकता है उनको ऑर्डर ना मिले या कम ऑर्डर मिले तो वो लेबर को बाहर कर देंगे, क्योंकि बैठा के तो कोई वेतन देगा नहीं, मजदूरी देगा नहीं। इसलिए जो परिवर्तनशील होता है, जो सबसे सरल परिवर्तनशील साधन होता है वो श्रम होता है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा यहाँ परिवर्तनशील साधन है वो श्रम है। तो और बाकी जो साधन स्थिर हैं, जो बाकी साधन है स्थिर है तो उनको हम दिखाते नहीं है, क्योंकि स्थिर ही है तो क्या करना, उनका कॉलम बना के एक कॉलम और बना लेंगे। तो अगर एक बार पहले स्टेज पे अगर वो 5 का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो पूरे में वो 5 ही रहेंगे, कोई बदलाव होगा ही नहीं। इसलिए उनको हमने नहीं बनाया, इसमें कोई जगह नहीं दिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं टीपी क्या होता है। टीपी का मतलब होता है कुल उत्पादन, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम किसी साधन का कोई भी साधन नहीं लगाते, कोई भी मात्रा नहीं लगाते तो प्रोडक्शन हमारा कितना होता है, कुल उत्पादन कितना होता है, जीरो होता है। सीधी सी बात है, जब हम लागत नहीं लगाएंगे तो उत्पादन नहीं होगा, है ना। जब हमने उत्पादन फलन पढ़ा था तो यही पढ़ा था ना कि ओ आउटपुट इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए बी सी डी, यही पढ़ा था कि इनपुट और आउटपुट के बीच जो संबंध होता है उसे ही उत्पादन फलन कहते हैं, उसे ही प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, है ना। तो यहाँ हमने देखा कि जीरो ही लगा रहे हैं, मतलब कोई लागत ही नहीं लगा रहे हैं तो कुल उत्पादन भी हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हम किसी साधन की एक मात्रा लगा देते हैं तो कुल उत्पादन हमारा 10 हो जाता है ना, 10। और कुल उत्पादन का मतलब तो ये होता है कि उस इकाई में, उस फर्म में जितना भी उत्पादन हुआ है उन सब को जोड़ लिया जाए तो वो कुल उत्पादन होता है, ठीक है। वो चाहे एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार। तो अगर हम इसको ये मान लें कि हम पहली बार उत्पादन कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, ये तीसरी बार, ये चौथी बार है, तो ये हम मान सकते हैं, ठीक है। अब टोटल उत्पादन ये होगा। और टीपी का सूत्र क्या होता है, कोई बताए? टीपी का सूत्र क्या होता है? टीपी का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर नहीं होता, उसको कुछ
और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर बना तो ठीक है। हाँ याद है ना? डबल तो बनोगे तो डबल बनेगा। ठीक है। ऐसे सिग्मा। बना, ठीक है। हाँ? सिग्मा। ऐसे बना। और फिर इसके बाद सर सिग्मा एमपी है ना? सिग्मा एमपी। और एमपी क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्शन है ना? मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन वो होता है कि जब हम एक अतिरिक्त इकाई लागत की लगाते हैं, एक अतिरिक्त इकाई लागत की लगाते हैं तो उससे जो उत्पादन में वृद्धि होती है उसे ही हम सीमांत उत्पादन कहते हैं या मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा? हिंदी भी आ रही सर समझ में। इंग्लिश आती है? मार्जिनल प्रोडक्शन ये समझ में आ रहा है? ऐसा तो आता है ना कि समझ में आ रहा है, ये सब तो आएगा कि पूरा फ्लो इंग्लिश होना चाहिए। नहीं नहीं, जो आप ये टिपिकल वर्ड बोल रहे हो ना, हाँ। जैसे तो उत्पादन ये वगैरह, जो ये इकोनॉमिक्स के टर्म हैं टीपी, एमपी, एपी, ये तो इंग्लिश हिंदी दोनों लोग समझते हैं, हाँ? तो और इसके अलावा तो इंग्लिश हो नहीं सकती इसकी। हाँ ये तो आ रहा है, जैसे आप ये उत्पादन वगैरह ये वर्ड्स बोल रहे हैं ना, हाँ। ये तो इसीलिए तो मैं उसको साथ में बोल देता हूँ ना, प्रोडक्शन मैं उसके साथ साथ बोलता हूँ। ध्यान दोगे तो हर वर्ड के जो आपके टेक्निकल वर्ड हैं उनके इंग्लिश में बोलता हूँ। तो ये हो गया आपका टीपी, इसको समेशन एमपी कहते हैं, ये रहा। तो टीपी हमारा जब हमने जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेस हैं जिनको हम साधन कह रहे हैं, वो हमारे पास केवल श्रम है जो वेरिएबल है और उसको लगा करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हमने जब एक श्रम लगाया, एक लेबर लगाया तो प्रोडक्शन हमारा 10 हो गया। जब लेबर हमने 2 लगाया तो प्रोडक्शन हमारा टोटल प्रोडक्शन टीपी टोटल प्रोडक्शन हो गया 26। यानी इसका मतलब है कि जो ये पहला लेबर काम कर रहा था उससे केवल 10 हो रहा था और जब दूसरा हुआ दोनों लग गए तो दोनों का मिला करके 26 हुआ। लेकिन जो ये बढ़ाया गया एक ही बढ़ाया गया, इसका अगर देखा जाए तो इसका कितना हुआ? इसका 16 हुआ, यही हो गया एमपी। एक अतिरिक्त इकाई लगाने पर, एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने पर उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे ही हम सीमांत उत्पादन कहते हैं, है ना? इंक्रीजिंग 1 यूनिट ऑफ कॉस्ट द रिजल्ट इन प्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये सब आया। तो ये हमारा एमपी हो गया। जैसे हमने देखो यहाँ पर सीधे से बता दिए, एक ही तो बढ़ाया है, अतिरिक्त बढ़ाया है। इस एक अतिरिक्त बढ़ाने से हमारा कितनी वृद्धि हो गई, कितना इंक्रीज हो गया? ये 16 है, 16 की वृद्धि हुई, 16 इंक्रीज हो गया। पहले 10 ही था, 16 इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब जो 16 है वही हमारा एमपी। ठीक, अब अगर यहाँ एक एक्स्ट्रा बढ़ा दें, 2 से 3 कर दें, जब एक एक्स्ट्रा और बढ़ा देंगे तो यहाँ कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? 18 ज्यादा हो रहा है। देख लो 22 हो रहा। तो ये हमारा जो है 22 एक्स्ट्रा हो गया, है ना? इसका मतलब है कि जो कॉस्ट अभी शुरुआत में चल रही है, जो कॉस्ट की क्षमता है अभी वो पूरी यूज नहीं हुई, अभी उसकी क्षमता बढ़ती जा रही है। अभी हम उसको जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे उत्पादन हमारा बढ़ता जा रहा है। तो एक प्रोड्यूसर, एक एंटरप्रेन्योर ये ध्यान में रखता है, इसको देखता है कि हम अभी तो अगर 2 से 5 का उत्पादन कर रहे थे और तीसरा लगा दिए तो 15 हो गया। इसका मतलब है कि हम अभी लगाते जाएं, अभी उसमें चांस है आगे बढ़ने के, प्रोडक्शन के। तो ये
मार्जिनल कहलाता है। अब चलते हैं एपी पे। एवरेज। हाँ, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? और जब हमारे पास बहुत सारा होता है तो हम एवरेज का भी पता करते हैं। एवरेज का मतलब है कि जितना उत्पादन हुआ है उसमें हम जो लागत हमारी आई है, जो उत्पादन के हमने साधन लगाए हैं, जो रिसोर्सेस हमने यूज़ किए हैं, उनसे उसको डिवाइड करके देखें कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस हम इसी से देखते हैं, एपी से, एवरेज प्रोडक्शन से देखते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये भी इम्पोर्टेंट होता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इसका भी ध्यान रखता है कि हर एक यूनिट से कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे देखता है कि लाभ हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, इसको ध्यान में रखता है। और यहाँ पे कुल उत्पादन, अच्छा उत्पादन हो रहा है या कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है जिसका मतलब है कि अच्छा उत्पादन नहीं हो रहा है, तो ये सब ध्यान में रखता है। तो अब हम इसको जल्दी से बता देते हैं कि कैसे बनेगा बस। तो अब टीपी का ये हमारा फार्मूला है। अब एपी का फार्मूला क्या होता है? कोई बता दे एपी का फार्मूला। टीपी बटे जीपी अपॉन क्यू। यहाँ पे क्यू किसको कहा जा रहा है? सर क्यू सर। सर दोनों को। नो सर, को वेरिएबल रिसोर्स। इसको यस सर। ये क्यू कहा जा रहा है, क्योंकि मतलब सर- जो रिसोर्सेस हैं हमारे, उनकी यूनिट को हम क्यू कहते हैं। यस। ठीक, जो हमारे साधन हैं उनको हम क्यू कहते हैं। ठीक, तो एपी हो गया। एमपी का भी निकाल लेते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो एमपी का ही। ये जो हमारे रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस तो नहीं है, रिसोर्स ही है, एक ही है, तो उसकी यूनिट्स है, उसकी हमने यूनिट्स है। एक यूनिट, दो यूनिट, ये मतलब एक व्यक्ति काम कर रहा है, यहाँ पे दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, यहाँ तीन व्यक्ति, ऐसा मान। ठीक, अब एमपी का सूत्र क्या होता है? एमपी का जो बता देगा, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा डेल्टा पी। वेरी गुड। और दूसरा सूत्र इसका कौन बताएगा? ए नहीं बताया था कुछ आपने। हैं? एमटी बराबर एन ऐसा कुछ बताया था। एमपी बराबर हाँ। टीपी1 माइनस टीपी2 एन माइनस वन ऐसे कुछ बताया। एमटी एन मीन्स नंबर्स, है ना? जो ये लेबर्स के नंबर्स, इसको नहीं कर सकते हम, जो हमारा क्रम होता है, जो सीरियल होता है, उसको हम कहते हैं। ठीक है, कितनी बार कितने लोग काम कर रहे हैं। चलो हम एक पहले एपी का निकालते हैं। एवरेज यहीं पे निकालते हैं। पहला तो जीरो है, जब प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन जीरो, तो फिर एवरेज प्रोडक्शन भी जीरो, मार्जिनल प्रोडक्शन भी जीरो। तो ये हो गया, ये जीरो है, ये जीरो। ठीक, अब यहाँ पे निकालते हैं एपी। एपी क्या है? टीपी अपॉन क्यू। टीपी कितना है? टीपी कितना है? 10। क्यू कितना है? क्यू कितना है? क्यू वन 1 है। हमने डिवाइड किया, कितना आ गया? 10 आ गया। मीन्स एपी हमारा भी यहाँ भी 10 ही हो। ठीक, चलो दूसरा, और दूसरा भी आप निकाल लो। 26 टीपी कितना है? 26 है, अपॉन क्यू कितना है? क्यू कितना है? कितना आ गया? 13 आ गया। हमने यहाँ पे 13 लिख दिया। अब सीधे सीधे लिखते चले जाओ। ये 2 से डिवाइड किया, इसको 3 से डिवाइड कर दो, 16 किया, 16, और ये
फिर यहाँ पे 12, ये 11 और ये 10 और ये 99.9 ऐसे ही है और ये 8। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसको भी निकाल लें, फिर इसको समझते हैं। यहाँ पे जब कुल उत्पादन 0 है तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी 0 ही होगा ना। इसका मतलब है कि कोई लागत लगाई नहीं गई। जब कोई लागत नहीं लगी तो कैसे आ सकता है? तुम्हें नहीं आ रहा? आ रहा है? पहले ही दिन अगर आ जाओ, पहले ही दिन से आना ना। 9 हाँ, तभी तो ज़्यादा हो रहा है। ये आप लोग भी ध्यान नहीं देते। 99 पूरा हो, हाँ 100 ही था वो। 99.9 तो 100 ही था, 0.01 का कमी थी। तो एमपी भी देख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। ये हम समझते हैं कि इसमें क्या है। जब ये 0 यहाँ पे निकालते हैं, एपी को मिटा देते हैं, एमपी का दोनों से निकालते हैं, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू इसी पे निकालते हैं। उस पर 0 है तो 0 मान लिया, कोई उसमें निकालने की बात नहीं। डेल्टा टीपी को हम ऐसे लिख सकते हैं, TP2 माइनस TP1 अपॉन Q2 माइनस Q2 लिख सकते हैं। सभी को पता है ना? चलो यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं। TP2 यहाँ पे क्या होगा? TP2 यहाँ पे क्या होगा? जब हम दूसरे पॉइंट पे निकाल रहे हैं, पहला पॉइंट पे नहीं निकाला वो तो 0 है, दूसरे पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं TP2 कितना हो जाएगा वहाँ पे? 10 होगा। कॉन्फिडेंस से बोलो ना, पूरे कॉन्फिडेंस से बोलो। क्यों डर किस बात का? नहीं आ रहा है? तुम्हें भी आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा सर, लेकिन 10 में से माइनस करेंगे 20 से माइनस में नहीं आएंगे। तो एपी आ गया, एमपी भी निकाल लेते हैं। तो एमपी हमारा देखा TP2 माइनस TP1 अपॉन Q2 माइनस Q1। तो TP2 हमारा 10 है और TP1 है। मामला यहीं में फंसा है कि TP2 क्या है हमारा, हाँ? तो TP2 बताओ, कोई बता दे TP2 क्या है? TP2 तो मिल गया है, TP1 चाहिए। सर, TP2 है सर 26 और वो है। अभी तो मैं यहाँ पे हूँ ना, जब यहाँ पे हूँ तो ये सब तो पता नहीं है। 2 है सर, हैं? 1 है। ये TP1 1 है, TP1 1 कहाँ है? 1 तो है नहीं कहीं। 1 नहीं है सर, 0 है। हैं? 0 है। 0 है, गुड। TP1 जब हम TP2 यहाँ पे निकाल रहे हैं तो इससे पहले वाला 1 होगा ना, तो इससे पहले 0 है। अपॉन Q2 माइनस Q1। Q2 कितना है? Q2 कितना है? 1 Q2 1 है, गुड। माइनस Q1 कितना है? 0। अब इसको क्या करेंगे? बेटा बताओ, 10 में से अगर 0 निकाल देंगे तो कितना होगा? कितना बचे? 10 ही बचे, हाँ? प्रियंका, अगर 1 में से 0 निकाल देंगे कितना बचेगा?
सही, एक्सपर्ट हो गए बच्चे। हाँ, एक बच्चा अब पीछे बैठी लड़की बता दो, अगर 10 में 1 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा? 10 ही आएगा। वेरी गुड, पहली बार क्लास में आई है लेकिन आता है। तो ये हमारा 10 ही आएगा। हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। 10 और 10 में तो कोई वो नहीं है ना, समझ में आता है। अगर हम 10 बोले तो 10 तो समझ जाए। थोड़े थोड़े तो आते, कुछ नहीं आते। चलो जो कठिन रहेगा हम बोलेंगे। 10 तो आ गया, जो उसके बाद नहीं आते। ठीक है, अब यहाँ पे निकालो। अच्छा, इसी बात को हम इससे भी निकाल देते हैं, इस सूत्र से भी निकाल देते हैं। TPN NPN निकाल रहे हैं। n हम किसको मान लें? n हम 1 को मान रहे हैं। यह 1 नहीं है, ये 2। कैसे? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है ना। तो NPN हमारा कितना है? 2 है, इक्वल टू, अब इसको भी बना लो, TP2 माइनस TP2 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। n की जगह हमने 2 रख दिया। अब इक्वल टू MP2 तो निकाल नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। TP2 कितना है? अभी भी निकाला था उस वाले से। TP2 हमारा है 10 माइनस TP2 माइनस 1, माइनस करेंगे TP2 माइनस 1 मीन्स TP1। TP अगर हम 2 में से 1 घटा देंगे तो ये हमारा TP1 बच जाएगा ना। तो TP1 हो गया। ये TP1 कितना होगा मान इसका? 0। इसका मान है 0। तो कितना हो गया हमारा? 10। आ गया ना, वही बात आ गई, आ गई ना। देखो आप लोगों को यही सवाल दे दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, और उसमें आंसर दे दिया जाएगा कौन सा सही है। तो अगर इसको इतना आसान सा सवाल नहीं लगा पाए तो उसमें तुम्हारी फेल नहीं है, हमारी है। इतना आसान सा हम उसी को 3 दिन से पढ़ा रहे हैं, अभी भी बोल नहीं रहे सब लोग हैं? जो पहले दिन है उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये आसान सा है। इसमें कौन सा 10 में 0 घटाना किसको नहीं आता? सर जरूरी है इसी मेथड से करेंगे, हैं? डायरेक्ट कर दो ना। अब ये मान लो तुम्हें साइड नहीं दी गई तो सर जैसे आपने क्वेश्चन दिया तो उसमें फॉर्मूला तो बताएंगे ना, जैसे हम सब कुछ बता देंगे। नंबर वाइज तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ना, कि मतलब ऐसे ऐसे किया। हाँ। जैसे अभी आपने सॉल्व किया ना, ये MPN फिर MP2 लिखा, तो फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ज़्यादा लिखना होगा वैसा लिखने की, हाँ। लिखना होगा तो डायरेक्ट। आप तो डायरेक्ट सॉल्व करिए ना, आपसे आंसर चाहिए, आपसे हम स्टेप्स नहीं पूछेंगे। तो सर आपके में ऐसा कुछ नहीं कि कॉपी भरनी पड़ेगी? कुछ नहीं, आपको आंसर सही होना चाहिए, चाहिए। सही होना चाहिए। और अगर आ रहा है तो कॉपी भी भर दो। कितना जाता है टाइम? 1 सेकंड 2 सेकंड, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा ना एक लाइन लिखने में। तो अब यहाँ तक आ गया ना सबको? अगर आपको TP निकालना आ गया, MP निकालना आ गया, तो बाकी मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर आपके पास ये शेड्यूल दिया हुआ है तो आपको क्या करना है? AP निकालने के लिए यही के सामने वाले से इसको डिवाइड कर देना है, निकल आएगा। और अगर आपको MP निकालना है तो यही TP वाले को नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाते चले जाओ, अपने आप से निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो, हमने जैसे 10 निकाल लिया, 13 में से 10 निकाल, इसको 26 में से 10 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 16। 48 में से 26 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 22। सही आ रहा है? 8 में 6 गया 2, 4 में 2 गया 2, सही है। अब यहाँ पे निकाल दो, कितना आ रहा है? 13। 14 में से 8 गया 6, यहाँ 5 में
7 में 6 गया 1, ये कितना हो गया 14 में से 5 गया 9, यहाँ 7 में 7 0, यहाँ 11 में से 4 गया कितना हुआ 7 और 0, 6 5 और ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 1, ये हो गया 0 और ये हो गया -4। ये -4 से सभी लोगों को आता है। जैसे हमने यहाँ पे घटाया है 96 - 100, कितने लोगों को आता है हाथ उठाए। 96 - 100 कितने लोगों को आता है? केवल 2 लोगों को? 3 4 5 बताओ बेटा कितना है? पूरा हैं? 4 अब -4 अब माइनस सही है। चलो हम मान ले रहे हैं 2 लोग 3 लोग उसके पक्ष में हैं, हमने मान लिया -4। देखो ये बीजगणित का सिद्धांत है, हाँ माइनस बीजगणित का सिद्धांत है। बीजगणित का अंकगणित उसमें कोई अलग थोड़ी है। जब बड़ी संख्या हो या चिन्ह तो उसी का आता है जो संख्या बड़ी होती है। अभी तक हम लोग ऐसे ही करते आए ना कि 10 में से 5 निकाल दो, 10 में से 5, तो हम ये इसका ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि ये संख्या छोटी है। 10 में से 5 निकाल दिए, 5 आ गया, हमने ऋण धन का ख्याल ही नहीं किया। अगर मान लो ऐसे हो जाता -10 धन 5, तब क्या करते? तब ये हमारा -5 हो जाता है ना। जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह उसके उत्तर के साथ लगेगा। तो यहाँ पे 10 संख्या बड़ी है, इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए उत्तर के साथ माइनस चिन्ह लग गया। तो ये मैथ वाले अपना सीख लेंगे। अब अपने पास इतना टाइम नहीं है कि बताया जाए। और एमपी निकल आए। अब टीपी निकालने का तरीका बता देते हैं। टीपी निकालने का, मान लो हमें टीपी नहीं मालूम होता, तब हम क्या करते हैं? इसी को जोड़ते चले जाते हैं। 0 10 में 0 जोड़ा 10, 16 में 10 जोड़ा 26, 22 में 16 जोड़ा 48, 16 में 22 जोड़ा 64, 22 जोड़ा मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने जोड़ लिया। और यहाँ फिर बाकी जो आया था 75 में 11 जोड़ लिया तो आया हमारा 84। अब 84 में 9 जोड़ लिया तो 91। अब 91 में 7 जोड़ लिया 96, 96 में 5 जोड़ लिया। ये ऐसे आता चला जाएगा। इसी को हम बोलते हैं सिग्मा एम। सिग्मा मतलब संपूर्ण जोड़ और एमपी का संपूर्ण जोड़ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लो। हमने वहां पढ़ा था वृद्धि नियम, समता नियम और ह्रास नियम। उत्पादन का वृद्धि नियम, समता नियम, ह्रास नियम पढ़ा था ना। इसी को आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने 3 स्टेज बताया था और वो तीनों स्टेज को परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में पढ़ा। यही था। बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? सर हमें एक चीज गलत लग रही है। क्या लग रही है? बोलो जल्दी। सर आप 4 के बाद दो 64 हैं? 4 के बाद 64 4 के बाद 64 यहाँ पे यहीं पे प्रॉब्लम है। सही सही है, ठीक है। ये आ गया आपको, ये सब तो आ गया ना। मिटाया नहीं, चलो ठीक कर लो। उत्पत्ति के जो 3 नियम हैं, वृद्धि नियम, समता नियम और ह्रास नियम, उसी को यहाँ पर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के नाम से पढ़ाया बताया। तो इसमें
हम ये देखें पहले टीपी। टीपी को हम देख रहे हैं कि ये 10 से 26, 48, 64, 75, 84, 91, 96 बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में देखो कितने का अंतर आ रहा है, काफ़ी अंतर आ रहा है, लेकिन इसके बाद देखो अंतर घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, और यहाँ पे अंतर 0 हो जाता है। यहाँ पे दोनों मतलब एक ऐसी पोजीशन आती है कि कुल उत्पादन भी हमारा स्थिर हो जाता है, बराबर हो जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है। हम चाहे जितनी लागत बढ़ा दें लेकिन उत्पादन हमारा सेम रहता है। जैसे हमने देखो यहाँ पर लागत पहले हमारी लागत कितनी थी, 10 थी, तब भी कुल उत्पादन हमारा 100 था। फिर हमने और लागत बढ़ा दिया, यानी एक श्रमिक और बढ़ा दिया, उसके बाद भी उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। कुल उत्पादन हमारा बढ़ तो रहा है, तो पॉजिटिव तो है लेकिन बढ़ नहीं, धनात्मक तो है लेकिन बढ़ नहीं रहा। और जब बढ़ नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि हमें यहीं पे वो अपना प्रोडक्शन रोक देना चाहिए, यहीं पे स्टॉप ले लेना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी स्टेज होगी। हमारी पहली स्टेज कहाँ है, यहाँ तक है जब हमारा ये बढ़ रहा है, जो एपी हमारा है वो बराबर है, एपी भी हमारा घटना शुरू होता है, वहीं पे हमारी फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाती है। वहाँ से दूसरी स्टेज शुरू हो जाती है। दूसरी स्टेज शुरू होती है तो दूसरी स्टेज में क्या होता है कि ये एमपी हमारा शुरू हो जाता है, यहाँ पे दूसरी स्टेज खत्म। विदाउट रेस किसी को नहीं बैठना होगा, तो चलो लेकिन आप बात कर, दूसरी स्टेज हमारी यहाँ पे खत्म। अब थर्ड स्टेज हमारी इसके बाद शुरू होती है, मतलब एमपी हमारा माइनस में हो जाएगा, तब थर्ड स्टेज शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एपी को देखेंगे, एपी भी आ रहा यहाँ पे बराबर हो जाता है, यहाँ तक देखो 10 से 13, 16, 16 बढ़ रहा है। अब यहाँ से ये फिर से घटना शुरू कर देता है, और जब घटना शुरू कर देता है तो ये अभी सर से मिल गया, विदाउट ड्रेस नॉट अलाउड, विदाउट ड्रेस को अलाउ नहीं है, आप सर से बात करके आओ। फिर एमपी में, एमपी को देखते हैं, एमपी हमारा देखो पहले बढ़ रहा है, 16 तक बढ़ा, 22 तक बढ़ा, 10, 16, 22, उसके बाद फिर ये भी घटना शुरू हो जाता है, घटते 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 एक स्थिति ऐसी आती है 0 हो जाता है, और उसके बाद फिर ये माइनस में हो जाता है। तो यहाँ निष्कर्ष ये निकला, ये टीपी और एपी धनात्मक रहते हैं, कितना भी घट जाए लेकिन कभी भी ऋणात्मक या 0 नहीं है। लेकिन एमपी है जो घटता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो यही है फर्स्ट स्टेज, इसको फर्स्ट स्टेज बोल रहे हैं, और इसके बाद यहाँ तक सेकंड स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, और इसके बाद जो है वो थर्ड स्टेज शुरू हो जाती है। अरे जब तक बढ़ती है वो फर्स्ट घटने लगती है तो सेकंड और माइनस। हाँ, जब एमपी 0 हो जाए तो सेकंड स्टेज शुरू, थर्ड स्टेज शुरू हो गई, सेकंड स्टेज वहाँ खत्म, थर्ड स्टेज शुरू हो गई। अभी जब इसका चित्र बनाते तब फिर आपको और समझना है, तो नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट इसका हम चित्र बनाएंगे, ठीक है। आपके असाइनमेंट में सचित्र वर्णन की बात की गई है।